इलास्टिसिटी। ये एक चैप्टर है इलास्टिसिटी जो कि फिफ्थ या सिक्स्थ नंबर पर किताब में दिया गया है। फर्स्ट में आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिर सेकेंड में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर थर्ड चैप्टर विच इज मोशन इन अ प्लेन। I'm telling that it's not a first chapter, but it can be it comes after I think a gravitation chapter. So I took a chapter which name is elasticity. You can see there are a lot of topics, and these topics I am going to discuss with you. We will start from definition. Definition we have stress, strain, elasticity. ये सबको कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डेफिनेशन को समझेंगे और फिर एज अ कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद डेरिवेशन, जो कि डेरिवेशन ज़्यादा नहीं, तीन तीन डेरिवेशन है, लेकिन इस पार्ट में, इस लेक्चर में एक डेरिवेशन देखेंगे, ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पर रहेगा। फिर डेरिवेशन जो कि तीन डेरिवेशन है, तो उसमें से एक डेरिवेशन देखेंगे जिसका नाम है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, और फिर सेकेंड डेरिवेशन है जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर। Yes, this is the second derivation. And third, we have a relation between a modulus constant, or you can say a relation between Young modulus, bulk modulus, and Poisson's shear modulus. But I will skip derivation of relation between this, and also I will skip a derivation of elastic potential energy in a stretch wire. So finally we have three, but two डेरिवेशन को इस लेक्चर में फोकस नहीं करेंगे। एक छोटा सा मीनिंग बताया जाएगा। फिर फर्स्ट जो डेरिवेशन है उसका नाम है यंग मॉडुलस। डेरिवेशन जो कि हम लोग जानते हैं कि ये लॉजिक देने का काम करता है। इससे हमें रीज़न पता चलता है कि आखिर कोई इक्वेशन कैसे आया, क्यों यूज़ करना है उसको न्यूमेरिकल्स में। ये सब चीज़ एक डेरिवेशन से प्राप्त होता है, इसलिए डेरिवेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हम उसे अच्छे तरीके से समझें, सो दैट आवर कॉन्सेप्ट कैन बी क्लियर। लेकिन डेरिवेशन से पहले आता है कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट को फिर हम कन्वर्ट करते हैं उसको मैथमेटिक्स में, फिर उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एक इक्वेशन तक लाने की कोशिश करते हैं, और हमें ये पता होता है कि किसके बीच में रिलेशन निकालना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो डेरिवेशन उसको प्रूव करें तो कहीं भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम किसे ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव करने का मतलब है कि हमने स्टेटमेंट लिए हैं, उसे ड्राइव करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट से पहले आता है ऑब्जर्वेशन। मतलब कि नेचर में, चूँकि हम हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट definition of physics is it deals nature of world. I think in short, if we say we discuss about nature of physics, whatever is happening as a phenomenon, or you can say जो भी कुछ हो रहा है नेचर में, एज अ नेचर इन आवर वर्ल्ड, और यू कैन से इन आवर यूनिवर्स। वर्ल्ड कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड एक सीमित आ जाता है। वर्ल्ड के बाहर की दुनिया, एफआई से बाहर की दुनिया, वर्ल्ड के बाहर, जो कि मंगल ग्रह है, सूर्य ग्रह है, और फिर हम उस सोलर प्लैनेट में ग्रेविटेशन को रिलेट करते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ वर्ल्ड कहना उचित नहीं होगा। वर्ल्ड कहने के बजाय यूनिवर्स, इट विल बी बेस्ट। सो जब बात आता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट, व्हाट इज अ फिजिक्स सब्जेक्ट, देन वी से इट्स नथिंग बट इट डिटेल्स nature of phenomena of our universe. In universe, as you know, our world comes. Okay. तो मेरा कहने का मतलब था कि अगर डेरिवेशन से पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर स्टेटमेंट से पहले ऑब्जर्वेशन आएगा, बस। नाउ यू कैन फाइनली से कि हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से, फिर हम लोग पहुंचते हैं इक्वेशन तक।
इक्वेशन तक पहुंचने के बाद एक स्टेप और आगे मूव किया जाता है जो कि न्यूमेरिकल्स। हम क्वेश्चंस लेते हैं और वो क्वेश्चन को यूज करते हैं सो दैट हमें ये पता चल सके कि जो इक्वेशन लाया गया क्या ये रूल्स फॉलो कर रहा है। अगर रॉन्ग आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन गलत है, इक्वेशन गलत है। चूँकि आप जानते हैं कि फिजिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ एंड थ्योरी है, तो दैट्स व्हाई मैथ इज अ कंपलसरी आल्सो या। सो हियर रॉन्ग कहने का मतलब है कि अगर मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हैं तो वो हमें गलत वो स्टेप प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए अगर गलत आंसर है इसका मतलब स्टेटमेंट वो गलत है जो हम लोग स्टेटमेंट दे। तो वो स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करें जो कि वैज्ञानिकों जिन्होंने पहले उसे स्टेटमेंट दिया ऑब्जर्व कर उस स्टेटमेंट को हम लोग डिराइव करेंगे। तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी रॉन्ग, इट विल नॉट बी रॉन्ग। तो थ्री डेरिवेशन भी है। फर्स्ट यंग मॉडुलस एंड सेकेंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। इसका मतलब क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? तो पहले नंबर हम लोग वर्ड ऐड किए हैं जिस इलास्टिक। अगर डायरेक्ट कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी तो हम डायरेक्ट इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब एक वर्ड ऐड होता है जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं तो हम लोग समझते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, यानी इलास्टिसिटी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। इस तरह हम लोग समझते हैं वर्ड से, जो कि यहाँ इलास्टिक वर्ड ऐड है। अब ये इलास्टिक वर्ड मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन एक डेरिवेशन में बता रहा हूँ जो कि 2 डेरिवेशन स्किप करना है और फर्स्ट डेरिवेशन को यहाँ पर हाईलाइट करना है इस पार्ट में। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर है। तो इलास्टिक मतलब कि उसे हम डिफाइन करेंगे। जस्ट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि या वी आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलास्टिसिटी चैप्टर या। सो इलास्टिक फिर आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कि कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है ना, कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है। जब हम काइनेटिक बोलते हैं तो इसका मतलब बॉडी मूव कर रहा है। तो या वी डोंट हैव इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी बट वी हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो के पोटेंशियल मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसे हाइट मिला, फिर हाइट मिलने के बाद जब हम उसे रिलीज करेंगे या यू कैन से ड्रॉप करेंगे तो वो एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल हमारा फोकस काइनेटिक एनर्जी पर नहीं रहेगा। अब एनर्जी पर आता है। एनर्जी जो कि कहा जाता है कि अगर किसी बॉडी को एनर्जी दिया जाए तो वो काम कर सकता है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी दी एक बॉडी को तो क्या काम करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो एनर्जी मतलब हम लोग सिंपल लाइफ में इसे रिलेट करते हैं। जैसे अगर एक इंसान बॉडी हो तो वो उसके पास एनर्जी ना हो तो वो काम नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि उसे एनर्जी की जरूरत है। इसी प्रकार एक बॉडी है जो कि उसको एनर्जी की जरूरत होता है। अगर कोई बॉडी मूव करना चाहता है तो इसका मतलब उसको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अगर कोई बॉडी काइनेटिक एनर्जी में है तो इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। तो इस तरह एक एनर्जी ऑफ बॉडी होती है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझे। फिर यहाँ पर आता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर, इन स्ट्रेच्ड वायर मतलब कि हम लोग एक वायर को कंसिडर कर रहे हैं एज एन एग्जांपल। अब वो वायर स्ट्रेच्ड है, वायर क्या है स्ट्रेच्ड है। तो इन अ स्ट्रेच्ड वायर, जब वायर स्ट्रेच्ड है तो तब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई और यू कैन से दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो इस चीज़ को हमें ड्राइव करना है। ओके तो मैंने ये क्लियर किया कि इसका मीनिंग क्या है जो हम लोग बोल रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। सिर्फ एक डायरेक्ट किताबी लैंग्वेज की तरह बोल देना इट फील्स बोरिंग। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि यार इसको एक फीलिंग लिया जाए ताकि समझ में आ जाए कि ये जो फ्रेज है ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहने की क्या कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोग समझे कि एक स्टेज, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कि अगर स्टेज वायर है तो पता चलता है कि हम लोग वर्क डन किए है ना। तो वर्क डन कैसे होता है आप जानते हैं कि उसको फोर्स लगाए फिर डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वर्क डन होगा। जब हम लोग फोर्स करते हैं तो उसका मतलब उसको एनर्जी दे दी, बॉडी को एनर्जी दे दिया। तो बॉडी तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं कि यार वो जो वायर है ना उसको हमने स्ट्रेच किया तो वर्क डन हुआ। वर्क डन हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी में आ गया, ये मूव नहीं कर रहा।
जब हम इसे छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग सीमित कहाँ पर है, पोटेंशियल एनर्जी तक, ना कि काइनेटिक एनर्जी तक। इतना इनफ होगा अबाउट द सेकेंड डेरिवेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेट लॉ। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। इसमें यू विल ऑब्जर्व कि मेरा ज़्यादा फोकस, ज़्यादा हाईलाइट जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा है, और वन डेरिवेशन विल बी इम्पोर्टेंट टू टेक और यू कैन से टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इतने सारे टॉपिक्स लिखा गया है जो कि हम एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और ये 3 डेरिवेशन है, देयर आर 2 डेरिवेशन, 1 डेरिवेशन आई डिडंट ट्राई because I didn't have that much idea about third derivation, that's why. So इसलिए मैं थर्ड डेरिवेशन के लिए एक सेपरेट पार्ट उस पर लाऊंगा। तो यंग मॉडुलस, ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच लॉ, ओके। First of all, we have to conclude this topics, clear? So let's start the definition. Definition. Let it be over here, all these topics. Definition. First we have a stress, then strain, then elasticity. अच्छा, स्ट्रेस का मतलब अगर रियल लाइफ से रिलेट करें तो रियल लाइफ में स्ट्रेस का मतलब कुछ और होता है, जैसे प्रेशर होता है किसी इंसान का, उससे उसके लाइफ में क्या प्रेशर है। लेकिन अगर फिजिक्स सब्जेक्ट में चले तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। चेंज कहने से अच्छा है कि इसका जो मीनिंग है फिजिक्स सब्जेक्ट में कुछ और होता है अगर रियल लाइफ से हम लोग इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर यू नीड टू बी क्लियर कि ये जो मीनिंग ऑफ स्ट्रेस है इन आवर फिजिक्स इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर रियल लाइफ, ओके। सो डोंट कंपेयर दिस मीनिंग फ्रॉम योर रियल लाइफ। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो इसका मीनिंग है कि अगर वो कोई बॉडी हम लेते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई सबस्टांस लेते हैं, अगर उस पर फोर्स लगाए, लेकिन यहाँ पर ध्यान ऑब्जर्व करोगे तो हमें फील होता है कि अगर फोर्स लगा रहे हो तो किसी के एरिया पर लगा रहे हैं, किसी सरफेस पर लगा रहे हैं, तो हम उस एरिया को लेते हैं जहाँ पर फोर्स लगाया गया। जब हम फोर्स लगाते हैं उस एरिया पर तो हमें स्ट्रेस मिलता है, स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। सो स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज अ रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। हमें ये पता चलता है कि कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। जब हम कहते हैं कि स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब कि फोर्स लगाया गया, और फोर्स किस पर लगाया गया, किसी सरफेस पर लगाया गया। तो उस सरफेस एरिया को हम लोग लेंगे और फिर फोर्स, जितना फोर्स लगाया गया तो उसको फोर्स अपॉन डिवाइड करने पर, अच्छा, प्रति 1 न्यूटन प्रति एरिया पर क्या स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। लेकिन राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग न्यूमेरिकल्स। सो यहाँ पर एफ अपॉन ए का मतलब यह है कि 1 न्यूटन फोर्स है जो 1 मीटर और यू कैन से सेंटीमीटर, 1 मीटर एरिया पर कितना लगा है न्यूटन, यानी जो स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को भी कैन इग्नोर। सो फाइनली वी गोट मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, okay, hold on. First of all, let's start from deforming force. I'll direct jump on mistake. Deforming force, this is nothing but it is a force. Deforming force is nothing but it is a force. जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, अनकॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फिर फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी प्रकार पर देखें तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम दोस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. दिस इज नथिंग बट it's a little bit force. Yeah, when we say little bit force means a small amount of force. But no, I'm not saying this thing. I'm saying कि यार जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, हम, और यू कैन से एनीथिंग और एनी नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। बट रिमेंबर, बॉडी फोर्स जिस पर हम लगा रहे हैं फोर्स, वो बॉडी फोर्स नहीं लगा रहा, हम लोग लगा रहे होंगे या फिर कोई और बॉडी फोर्स लगा रहा होगा ऑन दैट बॉडी। यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है कि एक फोर्स है जिस फोर्स को एक बॉडी पर अप्लाई किया जा रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कंसिडर करते हैं।
डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग मतलब है कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स क्या बॉडी ने डिफॉर्म किया, दैट इज व्हाट इज आवर डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर बॉडी डिफॉर्म किया तो इसका मतलब है कि जो फोर्स लगाया गया वो डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ। तो हम लोग वर्ड से ही डायरेक्ट समझते हैं कि ये वर्ड क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो डिफॉर्मिंग मतलब कि फोर्स, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बॉडी डिफॉर्म्स इटसेल्फ, यानी अपना जो बॉडी है वो स्ट्रक्चर को बदल देता है, और यू कैन से साइज, शेप और वॉल्यूम। वी विल सी इट इन डिटेल्स, डोंट वरी। नेक्स्ट word which is a restoring force. Restoring force, okay. Yeah, this was enough for deforming force. Now let's see what is a restoring force. It is also, you can see this is also a force. Restoring force is also a force. What's the difference between restoring and deforming? There is a huge difference. As we know कि जमीन और अगर आसमान को कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस है। उसी प्रकार अगर डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स को कंपेयर करें और यू कैन से डिफरेंस देखें तो बहुत ही डिफरेंस है। अच्छा, तो ये पॉइंट क्लियर होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट दिस इज अ फोर्स। इफ इट इज अ फोर्स, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस फोर्स? तो रिस्टोरिंग वर्ड यहाँ पर ऐड है। जैसा कि मैंने कहा कि वर्ड से ही हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाता है, बस उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करना होता है। एक वर्ड में भी अपना वॉइस है। तो रिस्टोरिंग मतलब रिस्टोर हो रहा है, कुछ रिस्टोर हो रहा है। रिस्टोर क्या हो रहा है कि रिस्टोर क्या हो रहा है, वो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी इज रिस्टोरिंग बाय द फोर्स। एंड फोर्स, वो फोर्स यू कैन से व्हाट फोर्स? फोर्स है जो कि बॉडी के द्वारा अप्लाई हो रहा है, हमारे द्वारा अप्लाई नहीं हो रहा। और यू कैन से अदर बॉडी के द्वारा फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि उसी बॉडी के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, so that body can regain its original configuration. That is what is known as our restoring force. So it's nothing but it is applied, you can say, जब एग्जामिनर पूछे तो you can say कि, और of course you have to write when it comes to examiner, then what can you do? You can do one thing, which is just convert your statement. Your statement can be in your language. Just convert your statement into what? Into statement. And a statement should look like a standard format, you can say. So restoring force, like that you can write. Restoring force is a force which is applied by the body, so that it can regain its original configuration. तो कॉन्फ़िगरेशन वर्ड की बात आता है तो हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट इट्स, इस कॉन्फ़िगरेशन में शेप भी आ जाता है, साइज भी आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, और लेंथ एंड ब्रेथ भी आता है। इसलिए रैदर देन सेइंग साइज, शेप, लेंथ एंड ब्रेथ, वॉल्यूम, हम डायरेक्ट कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन से ये समझा जाता है कि जो बॉडी है वो ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। अगर नहीं ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि अपना कॉन्फ़िगरेशन रिगेन नहीं कर रहा है डायरेक्ट। सो हम लोग ज़्यादा वर्ड्स को अवॉइड कर रहे हैं बाय सेइंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वी हैव अंडरस्टूड डिफॉर्मिंग फोर्स, वी हैव आल्सो अंडरस्टूड रिस्टोरिंग फोर्स। डिफरेंस क्या है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है हम लोग अप्लाई करते हैं, और यू कैन से अदर बॉडीज अप्लाई करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जब बात आती है रिस्टोरिंग फोर्स की, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते, बल्कि वही बॉडी अप्लाई करेगा। और वही बॉडी क्यों अप्लाई करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि वो अपना रिस्टोरिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन, वो अपना कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने के लिए अप्लाई करता है ना। तो ये था यूज द डिफरेंस बिटवीन देम। नाउ नेक्स्ट वी हैव इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बाद प्लास्टिसिटी वर्ड को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी क्लियर कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी। जब एक बार इलास्टिसिटी समझ में आ जाए तो उसके बाद हमें ज़्यादा कैपेसिटी होता है, और यू कैन से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है प्लास्टिसिटी को समझने की। अच्छा, तो फाइनली इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है? देखो इलास्टिसिटी, वी कांट से कंप्लीटली कि इलास्टिसिटी इज अ ऑब्जेक्ट। वी कांट से, we can say is that ki it's a property of the body. Elasticity is what?
इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। अच्छा, यहाँ पर फ्लूइड ना ले फ्लूइड लेने की बजाय हम लोग सॉलिड को लेंगे। अगर फ्लूइड रहे तो उसमें इलास्टिसिटी हो सकता है, हाँ, लेकिन नॉट गैस। ओके, नॉट गैस। ओके। या समटाइम्स यू विल सी कि वी आर आल्सो टेकिंग फ्लूइड्स एंड गैसेस when it comes to elasticity. So right now I am taking only solid bodies. Okay, so elasticity is what? This is a property of the body. Okay, elasticity is what? It's a property of the body. For example, I have a marker right now, so I can say it has a property of elasticity. Now what is the work of elasticity of this body? So answer is कि ये रिस्टोरिंग फोर्स, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए इस बॉडी पर, किसी बॉडी पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, अगर बॉडी डिफॉर्म कर जाता है तो ऑफकोर्स वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा कौन? बॉडी। अगर इसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। एक बॉडी है, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाकर अपना कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है तो उसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। सिंपल बात क्या था, देखो इस डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी में क्या क्या वर्ड आया? डिफॉर्मिंग फोर्स आया, रिस्टोरिंग फोर्स आया, जो कि हम लोग समझ चुके थे इससे पहले। इसलिए ये सीरीज में लिखा हुआ है सो दैट कि हमें एक इफेक्टिव और यू कैन से एक क्लैरिटी मिल सके। वी आर अवॉइडिंग कंफ्यूजन। ओके, so what did you understand? You understood कि this is nothing but it is a property of the body. बॉडी कैन बी एनीथिंग, लेकिन बात वही आता है कि गैस और लिक्विड से लिया जाए या नहीं। तो अभी 90% है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लिया जाए। तो फाइनली वी हैव अंडरस्टूड कि इट्स नथिंग बट दिस इज अ प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी when deforming force is applied, and after removing deforming force, if it is regaining its original configuration, then we can say yes, this is a plasticity. That's it. Now we have a plasticity. After this elasticity we have a plasticity word. जो भी हम लोग इलास्टिसिटी को समझे, इलास्टिसिटी के बारे में समझे, जस्ट इसका अपोजिट हमारे पास है प्लास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी। दोनों जैसे 1/2 का अपोजिट क्या होगा तो 2/1। इसी प्रकार अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट? प्लास्टिसिटी। ओके, इनफ। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ प्लास्टिसिटी। लुक, दिस इज आल्सो अ प्रॉपर्टी। प्लास्टिसिटी इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। लेकिन ये कहता है कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए और उसे रिमूव कर दिया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा है रियल लाइफ में, अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि जब वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो क्लियरली अगर ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो वो बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त नहीं कर रहा, और यू कैन से कि जो कॉन्फ़िगरेशन कैपेसिटी ऑफ रिगेनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो खत्म हो गया आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं कि ये नथिंग इट हैपेंड ड्यू टू प्लास्टिसिटी। इट हैपेंड ड्यू टू प्लास्टिसिटी। दिस इज आल्सो। अब नेक्स्ट है विच इज स्ट्रेस। Next, which is stress. Yeah, for when we can focus, we should focus on formula. अच्छा, stress is nothing but this is a force upon area, यानी कितना फोर्स और कितना एरिया पर लगा, that is what is our stress. Okay, rather than saying कि यार इतना फोर्स इतना एरिया पर लगा, तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि हाँ this is the stress. एंड वी विल कैलकुलेट स्ट्रेस जब न्यूमेरिकल्स आएगा तब। तो फॉर्मूला क्या है स्ट्रेस का? लेकर फॉर्मूला ये है कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया, जब
SI की when it comes to SI unit, then we can say कि SI unit of force is a Newton and SI unit of area is a meter square. So finally we have Newton per meter square. This is SI unit of stress. अब थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है कि F अपॉन A, यहाँ पर जो F है वो क्या डिफॉर्मिंग फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स? सो आंसर इज कि दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स राइट नाउ, दिस F इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन ये कहा जाता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स. So if you put if you replace this restoring force by deforming force, then okay, it's okay, there is no problem. लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करना है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के. जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही, ऐसा माना जाता है, मैं वही सुनी बातें दोहरा रहा हूँ, ऐसा माना जाता है कि जो जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगाया जाएगा बॉडी के द्वारा और एरिया पर लगाया जाएगा. ये तो बहुत ही कॉमन बात है. सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेस को लेकर है. यही फॉर्मूला रिपीट होता है जब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आता है. लेकिन जब स्ट्रेन आएगा तो वहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. लेकिन राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू जंप ऑन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस and at that time we will get this same formula. Okay, so yeah, हम लोग समझ चुके हैं कि स्ट्रेस क्या है. अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है. अच्छा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इज नथिंग बट फर्स्ट विच कम्स इज longitudinal stress. Okay, longitudinal stress, it sounds heavy na. Longitudinal stress, what is the exact definition? कोई भी वर्ड हो उससे क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है, सो दैट आने वाले टाइम में और इनकमिंग अपकमिंग चैप्टर्स में हम चैलेंजेस को फेस ना करें, इसलिए डायरेक्ट क्लैरिटी लेते हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, longitudinal stress, it is a stress. Longitudinal stress, it is a stress. But what is the meaning of longitudinal? Look, जब बात longitudinal की आती है, सेम चीज हम लोग फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे और किस एरिया पर लगाएंगे, ये मेन पॉइंट है. अब longitudinal stress, which is a word, what is it saying? It is saying कि या तो हम लोग वो क्या बोलते हैं, एक बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर उस बॉडी को कंप्रेस कर सकते हैं, यही चीज़ हो सकता है. लेकिन इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है. जैसे शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस. उस टाइम क्या होता है कि हम लोग ना तो हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाते हैं, ना ही वर्टिकल, ना ही हम लोग कंप्रेस करते हैं और ना ही हम लोग स्ट्रेच करते हैं जब बात आता है टेंजेंशियल. इसलिए अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कॉन्टेक्स्ट में है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉडी को या तो स्ट्रेच किया जाए या फिर उसे कंप्रेस किया जाए. फिर देखा जाए कि अगर हम लोग बॉडी को कंप्रेस करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है. हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है कि वो बॉडी है वो अपने लेंथ को डिक्रीज कर गया जब कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया गया. दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. या लेकिन इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट है कि अगर बॉडी को स्ट्रेच किया जाए, पुल किया जाए, तो क्या होगा? लेंथ ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज. दैट इज व्हाट विल हैपन. हियर टू थिंग्स आर हैपनिंग, व्हिच वन इज कि जब बॉडी को कंप्रेस किया जा रहा है तो लेंथ ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग. जब बॉडी को पुलिंग फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग? लेंथ ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग. दिस टू थिंग. लेकिन समझने की कोशिश करने वाली बात यह है कि अगर बॉडी डिक्रीज कर रहा है तो किसके कारण? कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण. अगर बॉडी लेंथ ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये ड्यू टू इट इज हैपनिंग ड्यू टू आई थिंक एक फोर्स है जो कि पुश फोर्स है ना. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग लेंथ.
अच्छा, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में कॉम्प्रेसिव फोर्स भी आएगा और पुशिंग फोर्स भी आएगा और पुलिंग फोर्स बोथ विल कम. Compressive force and one thing is more tensile, yeah. Tensile means you can say tension force. लेकिन इस context में tension force या same meaning will happen, same meaning will be there. Okay. फिर this longitudinal stress को two parts में divide किया जाता है. So two parts are nothing but first we have a compressive stress and second we have tensile stress. चूंकि हमारे पास एक वर्ड है कॉम्प्रेसिव. सो कॉम्प्रेसिव के मतलब क्या है कि कॉम्प्रेस हो रहा है. बॉडी इज बीइंग कंप्रेस्ड. इसका मतलब लेंथ ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग. ओके ओके, फॉर्मूला सेम है, F/A. ना टेंसाइल मतलब बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर वो बॉडी अपने लेंथ को इंक्रीज, बॉडी लेंथ है वो इंक्रीज होता है जब डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव longitudinal stress, types of longitudinal stress, tensile stress, compressive stress. These two things are done. Next we have a tangential stress. Look at over here, tangential stress and shear stress both are same, they are not different. So tangential stress, which means tangent force, yeah, tangent. It is not it's not completely horizontal, and it's also not completely vertical. That is what is our tangent. Tangent looks like this slope, constant slope. So when we apply like this force, this is known as a tangential force. अगर tangential force लगाने के बाद जो हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट इज आवर टेंजेंशियल स्ट्रेस. अच्छा, जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया टेंजेंशियली और किस एरिया पर लगाया गया, दैट इज व्हाट इज आवर टेंजेंशियल स्ट्रेस. We are not caring about the change, okay? Change in length, change in volume, change in dimension. Right now you can ignore. I will tell you where you have to care about the change in anything. Next we have, so from tangential word you can understand कि जो deforming force है वो tangential apply किया जा रहा है body पर, और जिस force पर जिस area पर tangential force लग रहा है, that is what force upon area, or you can say force is what tangential force upon area. Okay, this is our tangential stress. Now next we have volumetric stress. Volume word. Right now we three things are coming, which are length, breadth, height. Length, breadth, height. अच्छा, we can take an example. For example, there is a cube. हमें पता है कि इसके पास 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. तब हमें एक वॉल्यूम प्राप्त होता है, वॉल्यूम. तो यहाँ पर फोकस है कि व्हाट इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. इसका मतलब कि जब फोर्स outside of this body, when forces are applied outside of this body, what happens? यहाँ एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है कि ये जो फोर्सेस है वो प्रेशर की तरह काम कर रहा है. प्रेशर. अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या फोर्स अपॉन एरिया होता है? हो भी सकता है. राइट ना, जस्ट यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पर वो एक प्रेशर की तरह काम कर रहा है. ऐसा एक प्रेशर हम देखते हैं कि जो लिक्विड में होता है, अगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स्ड किया जाए, देन व्हाट हैपेंस? So we were talking about volumetric stress.
जैसा कि ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होता है कि ये जो फोर्सेस लगाया जा रहा है ये एक तरफ से प्रेशर का भी काम कर रहा है. सो वी विल से अबाउट प्रेशर लेटर. राइट नाउ कि जो ये फोर्सेस लगाया जा रहा है, ऑफ कोर्स वी कैन से कि ये जो फोर्सेस है वो एरिया और यू कैन से सरफेस पर है. अच्छा, आफ्टर अप्लाइंग दिस डिफॉर्मिंग फोर्स व्हाट विल हैपन, व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑब्जर्व. ये विल से कि ये बॉडी है वो अपना डायमेंशन को डिक्रीज कर लेगा जब डिफॉर्मिंग फोर्स का अप्लाई किया जाएगा. दैट इज व्हाट ऑब्जर्वेशन इज कमिंग. या सो फाइनली जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज कि we have a object which has volume, any body which has volume, and when the foreign force is applied. अच्छा, वॉल्यूम से एक चीज़ और होता है. अगर फोर्स को अगर फोर्स इज कॉम्प्रेसिव फोर्स, देन व्हाट विल हैपन, डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम वी विल गेट. अच्छा, इसी का अपोजिट किया जाए तो क्या होगा कि जो लेंथ है, लेंथ विल इंक्रीज, लेकिन जो width है that will decrease. It will happen when pulling force will be applied. When pulling force will be applied. यानी इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम इस तरह से पुल करें और स्ट्रेच करें तो ये इस तरह के जो सरफेसेस है वो दिस सरफेसेस विल इंक्रीज, लेकिन दिस width will decrease. Will it happen? Will it happen? Yeah, it will happen. Naturally it will happen. लेकिन इसी का अपोजिट क्या है, कॉम्प्रेसिव फोर्स. अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया जाए तो हमें ये देखने को मिलेगा कि बॉडी है वो चारों तरफ से जो डायमेंशन है वो विल डिक्रीज. दैट इज व्हाट विल हैपन. इट विल हैपन ड्यू टू कॉम्प्रेसिव फोर्स. लेकिन अगेन आई विल रिपीट कि अगर इसी फोर्स को अगर अपोजिट कर दिया जाए, स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो हाँ, हमें कुछ सरफेसेस का लेंथ इंक्रीज के रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन वही विड्थ डिक्रीज के रूप में देखने को मिलेगा. ओके, सो यहाँ पर F upon A, this will be formula for this. F upon A, we have volumetric stress. Volumetric stress. F upon A, this forces upon A. अच्छा, forces should be constant, not a variable. Not a variable. Tangential and stress both are same. Now we are coming to the topic of strain, not stress. Strain. जब बात स्ट्रेन की हो तो यहाँ पर हम रेशियो को ऑब्जर्व करते हैं और चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि फोर्सेस. ओके, वी विल टेक फोर्स but our focus will be on changes. Okay. अच्छा, exact meaning of strain is what? Exact meaning of strain is what? Meaning of strain is, again, same example we will take, body. For example, this marker is a body. We know it's a body, but name of this body is a marker. अच्छा, जब फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन कि वी आर स्ट्रेचिंग दिस ऑब्जेक्ट. एक वर्ड आ रहा है माइंड में जिससे कहा जाता है कि परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट, और यू कैन से परफेक्ट प्लास्टिसिटी ऑब्जेक्ट. क्या कोई भी बॉडी जो रियल वर्ल्ड, जो हमारे वर्ल्ड में उपस्थित है, क्या कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिसिटी है? आंसर इज नो. अच्छा, तो क्या कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिसिटी है? आंसर इज नो. अगेन, यानी हमें कंक्लूजन मिलता है कि कोई भी बॉडी ना ही कंप्लीटली प्लास्टिसिटी हो सकता है और ना ही इलास्टिसिटी. अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो हमें देखने को मिलेगा कि वो बॉडी डिफॉर्म किया और वो उस बॉडी ने अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगाकर कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त किया.
चाहे वो बॉडी आयरन हो, स्टील हो, वो बॉडी विल डिफॉर्म। लेकिन अगर हम लोग स्टील ऑब्जेक्ट लेते हैं और आयरन ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए तो हमें ये ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता कि वो बॉडी डिफॉर्म किया। लेकिन ये कहा जाता है कि लिटिल बिट ही क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स देखने को मिलेगा अगर मशीन का उपयोग करके अगर देखा जाए तो। अच्छा, उससे का उल्टा प्लास्टिसिटी, परफेक्ट प्लास्टिसिटी हो जाए। अगर बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस किया जाए, फिर हम देखते हैं कि वो बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल केयरफुली फोकस से देखें तो वो बॉडी ने कुछ साइज को रिगेन किया, कुछ शेप को रिगेन किया, कुछ वॉल्यूम को रिगेन किया, लेकिन किया वो जो कुछ है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल। तो ऐसा रियल लाइफ में देखने को मिलता है। इसलिए ये कहना उचित होगा कि कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिसिटी नहीं है, कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिसिटी भी नहीं है ना। ये मेन पॉइंट था जो मैंने स्किप किया था ना। स्ट्रेन, हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेन को लेकर। यहाँ पर क्या है कि हम लोग ज़्यादा फोकस चेंजेस पर करते हैं, ना कि फोर्सेस पर। हम लोग फोर्सेस पर भी ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो चेंजेस पर रहेगा। अच्छा, एक बॉडी, हाँ, मार्कर का एग्जाम्पल था। इस बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है। आफ्टर रिमूविंग, या फिर कहा जाए इस बॉडी पर एक रबर ठीक रहेगा, रबर ऑब्जेक्ट विल बी बेस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट विदाउट टेकिंग मशीन वी कैन ऑब्जर्व कि हाँ बॉडी ने डिफॉर्म किया। अच्छा, रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग बॉडी को दैट रबर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस करे तो क्या होगा कि वो अपना लेंथ को आइदर विल इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन इट विल डिपेंड ऑन कि क्या फोर्स पुलिंग है या पुशिंग। अगर पुलिंग है तो ऑफ कोर्स लेंथ विल इंक्रीज। अच्छा, वो जो लेंथ विल इंक्रीज, जो लेंथ बढ़ा, वो जो चेंजेस बढ़ा ओरिजिनल से लेकर, वही हमारा स्ट्रेन। ओके, यानी जो ओरिजिनल, जो इसका नेचुरल लोकेशन, और कैन से नेचुरल लोकेशन ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी, व्हाट एवर वाज इट, अगर बाद जब डिफॉल्ट फोर्स लगाया गया उसके बाद कितना लेंथ बढ़ा, दैट इज व्हाट इज आवर स्टेप। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें ओरिजिनल लेंथ को भी लेके चलना पड़ेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन एल, यानी एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, और जो चेंज इन लेंथ है कि जो आफ्टर रिमूविंग, जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए तब कितना जो लेंथ में चेंज आया, उस चेंजेस को हम लोग लिखते हैं इन डिनोमिनेटर, आई थिंक इन न्यूमिनेटर। ओके, इन डिनोमिनेटर विल बी आवर ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल। अच्छा, ये लेंथ इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, इसलिए ये नहीं सोचना कि लेंथ सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है। जब कंप्रेसिव फोर्स की बात आएगा तो ऑफ कोर्स दैट लेंथ विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली, नेचुरली आल्सो। टेंजेंशियल टाइप्स स्ट्रेन के बारे में कंप्लीट हो। हमें कुछ नहीं, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाएगा तो जो चेंजेस देखने को मिलता है उसका अपॉन क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था ऑफ द बॉडी विल बी आवर स्ट्रेन। ओके, इनफ। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पर देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जैसा कि हम लोग देखे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और shear stress, volumetric stress. Same here, just we replace stress word by strain, replace word by strain. अच्छा, तो first will come what, longitudinal strain, then tangential strain. मुझे लगता नहीं है कि कोई वर्ड को हम लोग स्किप करें। थर्ड विच इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप केयरफुली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आखिर क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। अच्छा, फर्स्ट वी हैव longitudinal strain, same body we are taking,
जब बात लॉन्गिट्यूडनल की आती है तो वही बात दोबारा देखने को मिलता है, कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स। जब फोर्स कॉम्प्रेसिव होगा तो आपको हम लोग जानते हैं कि लेंथ जो है बॉडी का वो डिक्रीज करेगा। तो ये चेंज अपॉन लेंथ अपॉन एल इज आवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेम फॉर्मूला जैसा कि स्ट्रेन देखने को मिला। लेकिन when it comes to volumetric strain and shear strain, there is something different. Okay, so let's see what is the shear strain. Shear strain. Formula for this shear strain we have a theta, not a theta, but yeah, theta. Yeah. Change upon change delta change in length upon original length is equal to tan theta, which is equal to theta, and theta tends to 0. Do you know? So shear strain is equal to थीटा। लेकिन डायरेक्ट थीटा का कहने मतलब है कि जो थीटा है वो डायरेक्ट इट इज नॉट बिकमिंग जीरो, बल्कि इट टेंड्स टू जीरो, इट टेंड्स टू जीरो। ओके, सो फाइनली वी हैव टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। shear strain, शेयर स्ट्रेन को समझना उतना हियर shear strain it is also called as tangential strain. You don't need to get confused. Shear strain or tangential strain both are same. Okay, both are same. Now let's try to understand what is a shear strain. It's nothing but we take a body. This is a body. Okay, and contact of this body is with earth, surface of the earth. एक बॉडी है, उसका जो बॉटम सरफेस है वो पृथ्वी के सरफेस से कांटेक्ट में, एंड दिस इज अ फिक्स्ड, इट इज अ फिक्स्ड, दिस इज अ फिक्स्ड, बट रिमेंबर this contact, bottom contact of the body is fixed with the surface of the earth. Okay, not a top contact, this is not the top surface. Tangential force, when tangential force is applied, when you will apply this tangential force like this, what will happen? This top surface, top part of this body will go like this, will go like this. Try to understand this. A, B, C, D, E, F. Initially this was over here, and finally it became like this. Just top part went forward. That's it. So it happened due to tangential force. Due to tangential force. So exact meaning of a shear strain is this theta, this change of theta is our strain. We can say this is equal to theta. You can consider this AB as a L and this BE as a delta E. So जो changes length में है वो delta L है, original जो length था वो L।
You can say shear strain is nothing but this is a tan theta which is equal to delta L upon L according to this theta. According to this theta, we are not caring about volume. We have separate strain for volume. राइट में जस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए तो लाइक ये बॉटम सरफेस है वो मूव नहीं करता, लेकिन जो टॉप सरफेस है वो मूव कर जाता है। इन दैट केस जैसे कि एक रोटेशन पार्ट देखने को मिलता है, या फिर हम रोटेशन पार्ट को लें, या फिर जितना चेंजेस देखने को मिला, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विल बी आवर tan थीटा। क्लियर? इट इज आल्सो सेड दैट कि जो थीटा है इट टेंड्स टू जीरो, दैट्स व्हाई वी कैन से कि डेल्टा L अपॉन L है वो थीटा भी है, इट इज इक्वल टू आल्सो थीटा। ओके, again I am repeating our whole focus when we are in the context of question, our whole focus should be on changes. Okay, changes. You can see over here we have change in length upon L. So length, this length we are talking about, and this original length. Okay, shear strain. Now let's see volumetric strain. Volumetric strain. Again, we are talking about volumetric means body has a volume. Body has a volume. This is a circle, you can say it has a volume. It has a volume. अगर देखा जाए, if we apply this same forces outside of this object, what will happen? Forces, small forces. We will say कि this body decrease, its volume has been decreased. So formula will be nothing but it will be equal to delta V upon original dimension. Change in dimension, or you can say all dimension. Change in dimension upon original dimension of the body. This is what is our formula. Here you will see कि when the foreign forces are applied on this body, then it will come over here, and this much changes we have to calculate by using volumetric strain. So initially this object was over here, its volume was over here, but finally it came over here. It means we applied a compressive force, or you can say pushing force, then it decreased. Now just opposite of it, what will happen? We will see कि I think वो young modulus और bulk modulus, I think bulk modulus. Right now just understand कि जब इस body को स्ट्रेच किया जाएगा तो ये this parts will increase, this part will increase, लेकिन this width, its width rate, इसकी चौड़ाई जो है वो डिक्रीज कर देगा, लेकिन इसका लेंथ विल इंक्रीज. So volumetric strain is also done. Volumetric strain. Now let's see Hooke's law, which is I think theorem. Hooke's law. What is the statement of this theorem? Finally, we are saying कि what is the strain, what is the stress, types of strain. Hooke's law. This was a person who said कि strain, I think not strain, yeah, stress or strain is directly proportional to each other. So जो stress है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की. ये स्टेटमेंट था एक पर्सन का, उसने ऑब्जर्व किया और प्राप्त किया कि जो स्ट्रेस है वो नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अगर स्ट्रेस को बढ़ा दिया जाए तो हमें स्ट्रेन मोर स्ट्रेन देखने को मिलता है. इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं. इफ देयर इज अ बॉडी which is let's say it is a rubber body. Okay, this is a rubber body which is a contact with the roof
रूफ ऑफ द हाउस। तो ये जो बॉडी है वो कॉन्टैक्ट है रूफ के, एंड इट्स दिस इज ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस बॉडी। अगर फोर्स लगाया जाए यानी इसे स्ट्रेच किया जाए, then what will happen? This will come over here. This will come over here. Apply, if we apply stretching force, or you can say pulling force, then this will come over here. And you can say this is our delta L. Original length was this, from here to TV. Or you can say A to B. C. So BC is our delta L and A to B is our original configuration of this body. अच्छा, स्टेटमेंट है कि हमने स्ट्रेस प्रोड्यूस किया यानी फोर्स लगाया एरिया पर और हमें, अच्छा फोर्स अपॉन एरिया, ये तो स्ट्रेस हो गया। अब जितना फोर्स लगाएंगे हमें इतना लेंथ मिला, जब फोर्स लगाया गया इस एरिया पर तो हमें इतना चेंज मिला। It is nothing but this is a change in length upon L. Both things we are getting, both things, stress also and strain also. यानी जब हम फोर्स स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, जब स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाए ऑन दिस बॉडी, व्हाट विल हैपन? ये उतना ही बॉडी विल चेंज इट्स लेंथ, विल चेंज। अगर बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स लगाए तो ये बॉडी इट्स लेंथ विल डिक्रीज। यानी हम अगर फोर्स कॉम्प्रेसिव ओके, अगर फोर्स कॉम्प्रेसिव है, अगर फोर्स ज़्यादा लगाया जाए, कॉम्प्रेसिव फोर्स ज़्यादा लगाया जाए तो डिक्रीजिंग लेंथ है जो ज़्यादा हो जाएगा। इसी का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ यू कैन से अगर दिस साइन को रिमूव किया जाए तो हमें एक कांस्टेंट देखने को मिलता है, जैसे एक मिनट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इनटू स्ट्रेन, where E is a constant and it's nothing but this is a elasticity of a modulus, or you can say coefficient of elasticity. E is nothing but coefficient of elasticity. Let me write this E is a elasticity of a modulus or coefficient of elasticity. Both are same, elasticity of modulus. After this we will say types of elasticity of modulus. First of all, let's complete this theorem. So Hooke's law statement was कि अगर हम लोग बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, डिफॉरिंग फोर्स, और इट्स नॉट इट्स रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, देन वी सी कि जितना हम लोग स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं एक बॉडी में उतना ही हमें स्ट्रेन देखने को मिलता है। दिस वाज स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्सन। नाउ then we convert it into mathematics, you can say. So this is mathematics. Stress is directly proportional to strain. We are going to strain. You know what is the formula of stress? You also know what is the formula of stress. Just replace this formula. So formula for stress is we have F upon A. Hold on. Can you say that is equal to stress upon strain? Now it is saying कि E is nothing but elasticity of modulus is the ratio. Statement is becoming कि जो elasticity of modulus वो एक रेशियो है, जो कि क्या किसका रेशियो है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन which is produced inside the body, which is produced by the body, I think, yeah, by the body. So finally, formula of coefficient of elasticity is what? Remember, if this is a coefficient, it means it's a constant, because we are saying coefficient, not a variable. So this is a constant. Okay,
from here you can get a formula of stress, formula of strength, from formula of elasticity of a model. Got it? So now put value of stress F upon A, F upon A, multiple tab. After this we will see elasticity of model. So this is formula of stress, and formula of strain will be just upon. So it's nothing but change in length upon original length. So change in length will come in denominator, and original length will go in denominator. This is our final. F into A upon A into delta F. This is our finally. You can say this is equal to E. So finally you can say E is equal to F into A into delta A. This is our coefficient of a modulus, coefficient of elasticity, or you can say modulus of elasticity. Okay. This is your Hooke's law theorem statement we have seen. We also, and you can say this is a derivation, but it was little bit. There was no more step. That's why it is a little bit. Now let's see types of अगर this coefficient will be more. It tells you if a coefficient is more, then you would say कि जो बॉडी है उसके पास इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है. अगर कोफिशिएंट ज़्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है. अगर कोफिशिएंट इज लेस देन वी कैन से कि इलास्टिसिटी इज लेस. दैट इज व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. Now let's say types of elasticity of modulus. It is also known as a constant modulus. So first, which is Young's modulus. Let me erase this part. Young's modulus. Young modulus is nothing but this is a type of modulus of elasticity. So first we have Y-O-U-N-G, Young's modulus. It is denoted by Y. You can represent this by Y rather than writing in words. So Young's modulus, it says that I am the ratio of stress upon strain. Yeah, same. As you saw कि जो coefficient of elasticity वहाँ पे ratio वो stress upon strain. Same with Young modulus. It is also, it says कि I am also ratio of stress upon strain. लेकिन याद रहे ये हमें डेंसिटी ऑफ द बॉडी बताने की कोशिश करता है. अगर y इज मोर देन वी कैन से कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी. जब बात आती है डेंसिटी, इसमें इट मींस कि जो वॉल्यूम में मासेस है वो ज़्यादा है. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ यंग मॉडुलस. समझिए, अगर वो क्या बोलते हैं, अगर यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा, इलास्टिसिटी कैन बी मोर, वी विल से इट. Like right now, just understand that it depends on the what kind of material is the body. Okay, is the body. अगर बॉडी प्लास्टिक है तो ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद वो
अपना कंप्लीटली डिफॉर्म कर देगा। यानी ये यंग मॉडल्स बताने की कोशिश करेगा कि वो इट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल्स। And we know what is it? F upon A and L upon BL. This is equal to Y. Here is where we prove it. Here is where we prove it. This is, that is how it will come. Stress is a direct proportional to strain and Y is a constant. So Y tells us कि ऑब्जेक्ट है सो किस प्रकार का है। According to this young modulus we apply एक स्ट्रिंग को ऑब्जर्व करें तो एक स्ट्रिंग जो कि पेन में मौजूद होता है, तो उस स्ट्रिंग का जो यंग मॉडुलस है दैट शुड बी लेस। इतना कम होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाए तो वो अपना वर्क कंप्लीटली कर सके, प्रॉपर तरीक़े से कर सके। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग को देखा जाए जो कि एक व्हीकल में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो वो मटेरियल ऑफ द बॉडी है वहाँ उसे एक मजबूत तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि जो मासेस ऑफ द व्हीकल है वो ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए वो स्ट्रिंग है कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वो अपना स्ट्रिंग अपने काम पर पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से वो काम कर सके वो स्ट्रिंग। इसलिए ये मटेरियल को देखकर भी बनाया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अगर वो स्ट्रिंग पेन में लगाना है तो हम लोग जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी शुड बी लेस, और वहीं कोएफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी शुड बी मोर इन व्हीकल व्हेन वी कम्स टू व्हीकल, when it comes to vehicle. All these things we get to know from this young modulus. Okay. Next we have bulk modulus. Lekin one thing I am missing, which is this young modulus is not directly stress upon strain, but longitudinal stress upon longitudinal strain. Longitudinal stress upon longitudinal strain. This is our longitudinal stress upon longitudinal strain। ये लिखा था जो कि ये डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इज इक्वल टू E, लेकिन जब बात आता है यंग मॉडुलस की तो हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लेते हैं। चूंकि हम लोग टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो इसलिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस लेंगे और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन इज अ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एंड यू नाउ फॉर्मूला इज द सेम F upon A, L upon D। फॉर्मूला विल बी सेम, लेकिन ये कहना उचित होगा कि जो ये स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, और जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। Second we have bulk modulus। याद रखना यंग मॉडुलस इट्स टेल यू लेंथ ऑफ द बॉडी, इट्स टेल यू इट इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द बॉडी, लेंथ ऑफ द बॉडी। लेकिन ये बुल्क मॉडुलस है, ये इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट फॉर द लॉन्ग टर्म। याद रखना कि यंग मॉडुलस वो हमें चेंज इन लेंथ बताने की कोशिश करता है, जो बुल्क मॉडुलस है वो हमें वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ बताने की कोशिश करता है। इसलिए अगर ये वॉल्यूम से रिलेटेड है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज आल्सो वैलिड फॉर द लिक्विड्स, फॉर द गैसेस, फॉर द फ्लूइड। सो यू कैन सी कि दिस इज अ वैलिड फॉर solid as well as fluids।
फ्लूइड्स, लेकिन rather than saying fluids, right now I'm just saying कि liquid, okay, liquid. और ये जो यंग्स मॉडुलस है, इट इज नॉट वैलिड फॉर द लिक्विड्स और यू कैन से फ्लूइड्स, दिस इज वैलिड फॉर दिस सॉलिड, ओके। क्योंकि ये जस्ट लेंथ के लिए है, और ये बुल्क मॉडुलस है वो वॉल्यूम के लिए भी है और लेंथ के लिए भी है। अच्छा, तो ये जो हम टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये बुल्क मॉडुलस विच इज डिनोटेड बाय आई थिंक बी और के, B or K. We can represent it by K or B. So K is equal to, I would say, volumetric stress upon volumetric stress. Very simple. It's not difficult. Once you understand it carefully, it becomes very easy. So this is a volumetric stress upon volumetric strain. नाउ की ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी नहीं है लेकिन ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मैथमेटिक्स, नाउ के फॉर्मूला फॉर द वैल्यू, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट F upon A, or you can say P, and P is equal to F upon A. Am I correct? So you can say F upon A multiple volumetric strain, change in volume upon original volume. So this original dimension will be upward and change in volume will go downward. Okay, so finally we got F V upon A into delta V, this thing, which is equal to K or B, bulk modulus. ये बुल्क मॉडुलस बताता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है वो कितना चेंजेस हुआ और कितना उस बॉडी में, क्या बॉडी डिक्रीज कर रहा है या बॉडी इंक्रीज कर रहा है, और अगर इंक्रीज कर रहा डिक्रीज कर रहा तो उसमें जो चेंजेस है वो कितना है, ये हमें बुल्क मॉडुलस से पता चलता है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव शियर मॉडुलस, जिसे टेंजेंशियल मॉडुलस भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट वी हैव शियर मॉडुलस। Shear modulus. From what we are understanding कि ये टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहा है। जब हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो चेंजेस देखने को मिलता है, वही चेंज shear स्ट्रेन कहलाता है, और जो फोर्स लगाया गया टेंजेंशियल वही shear स्ट्रेस कहलाता है। सो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होने वाला है। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, विच इज shear stress upon shear strain upon shear strain। अच्छा, फॉर्मूला ऑफ shear stress क्या है? फॉर्मूला ऑफ shear stress F upon A। हम लोग जानते हैं कि जब बात स्ट्रेस की आती है तो फॉर्मूला एक ऑलमोस्ट हमें सिमिलर देखने को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जब आप स्ट्रेन के आते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर शियर स्ट्रेन है, हम लोग जानते हैं कि इट इज इक्वल टू थीटा, इट इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। वी आर राइटिंग जस्ट थीटा क्योंकि इट इज टेंडिंग टू 0। ओके, you can also write this as a F into change into A, original length will go above, change into L upon D, this one. So what is the definition of a shear modulus? We can say this is a ratio, shear modulus is a ratio of shear stress upon shear stress। अच्छा, यहाँ पर हमें ऐसा यूनिट मिलेगा और यहाँ पर भी बुल्क मॉडुलस, क्योंकि जो यूनिट्स है वो सेम नहीं है, इसलिए यूनिट्स मिलने की पॉसिबिलिटी। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे भी
कोफिशिएंट। अच्छा यंग मॉडुलस, फाइनली वी सी कि क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन, क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा यंग मॉडुलस इट सेज, इट एक्सप्लेन्स कि I am the ratio. It is the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain which was produced by the body, by the body, and this is denoted by y. Y. Okay. It tells us कि जो change in length है वो कितना है और कितना फोर्स लगाया गया। अच्छा फिर बुल्क मॉडुलस, you know कि this is a ratio of volumetric stress and volumetric strain which is related to volume, and this is denoted by B or you can say K, and formula becomes which is nothing but F upon A into V upon dV, okay, delta V dV. So shear modulus, it is also ratio but ratio of shear stress upon shear strain. Formula is F upon A into theta, theta tends to 0, okay. इसके बाद one more modulus we get which is a Poisson's modulus. Poisson modulus, right now I don't have any idea about the Poisson modulus. I am skipping this right now. So we have one more. Apart from these three modulus of elasticity, we have one more which is Poisson's modulus. Poisson's modulus. Remember, this is shear modulus is represented by eta, this n, which looks like exact n, but this is not exact n. This is known as eta. It is a symbol to represent shear modulus. Bulk modulus is represented by K, and Young's modulus is represented by Y. Remember, between this, among this, we see relation, and from here we get a derivation which is a relation between Young's modulus, shear modulus, and one more which is a bulk modulus, one more Poisson modulus. So there are three or four I would say derivation just from this part, from the types of modulus of elasticity. But in this part I am not going to tell you derivation related to this. This part is clear. Let's see types of elasticity is done. Types of elasticity is done. After this one derivation we have seen Young's modulus, isn't it? Yeah, we have elastic potential. Elastic potential energy. Elastic potential energy in stretched wire or steel. What will be elastic potential energy? First of all, you don't need to care about the kinetic energy. Okay. सो फाइनली जो इक्वेशन प्राप्त होता है वो कुछ नहीं बल्कि 1/2 स्ट्रेस मल्टीपल स्ट्रेन मल्टीपल वॉल्यूम। लेकिन जब बात पर यूनिट वॉल्यूम की आती है तो वो वॉल्यूम कट्स टू ईच अदर। सो फाइनली वी गेट 1/2 मल्टीपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो यू कैन राइट दिस, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू E P again E, which is electric potential energy. But remember in stretched wire, जब वायर को स्ट्रेच किया तो हम जानते हैं कि वर्क डन हुआ। जब वर्क डन हुआ तो उसने पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त किया। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, यू नो। सो दिस इज इक्वल टू 1/2
स्ट्रेस, होल्ड ऑन, स्ट्रेस मल्टीपल स्ट्रेन, वन मोर विच इज द वॉल्यूम। लेकिन हियर इज अ ट्विस्ट, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेज जो है पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही होगी, तब हम यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम लगाते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेपरेटली लिखना ही बेहतर होगा। तो APE पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तब हमें एक इक्वेशन स्ट्रेस मल्टीपल स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1/v, सो इसके अपॉन विच विल कम इन डिनोमिनेटर volume, and here you can see both are cutting to each other. So finally we have 1/2 multiple stress multiple strain. Okay, so remember this is for this per unit volume, A per unit volume. Got it? अच्छा, ये आया कैसे? मेन थिंग इसकी ये इक्वेशन कैसे आया, इसके पीछे डेरिवेशन है, इसके पीछे डेरिवेशन है। वी नाउ कि अगर बॉडी स्ट्रेन और यू कैन से कोई स्ट्रेच किया गया तो वर्क डन हुआ, यानी हम लोग फोर्स अप्लाई किए जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स था। अगर जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। सो वर्क इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू F इनटू dx। अगर dx लिख रहे हो तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही छोटा है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही स्मॉल है। अच्छा, F इनटू x, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है फॉर द वर्क डन, है ना। तो रिमेंबर वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द, लेकिन अगर वर्क डन बाय द स्प्रिंग आएगा तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। फोर्स तो फोर्स तो किसी और के द्वारा अप्लाई किया गया, ना कि रिस्टोर। अच्छा, दिस इज F into x. You know कि F is nothing but we get this from Young's modulus. Am I right? For the x is what? X is a extension length, you can say. Young's modulus is what? Y is equal to longitudinal stress, which is F into F upon A into L upon del L। यहाँ से हमें फोर्स मिलता है F जो कि Y A del L upon L, which is equal to F. This formula we are getting, this formula। यहाँ पर देखने ये कहना क्या चाह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो F came what is its try to tell us? It's a saying कि जो फोर्स है, जो फोर्स लगाया गया तो उस टाइम क्योंकि ये जो फोर्स है वो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है और ये A है, सो ये एरिया, ठीक। जो फोर्स है वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है ना, और जो फोर्स है वो चेंज इन लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। You can say force is directly proportional to Young modulus, force is directly proportional to area, and force is directly proportional to change in length. ये फोर्स कहने की कोशिश कर रहा है कि जब ये फोर्स लगाया गया तो हमें एक एक्सटेंशन देखना पड़ा, यानी you can say एक डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ा। So this is nothing but it is equal to x. This is equal to x. ओके, गॉट इट। अच्छा, एक फॉर्मूला याद होगा अगर यहाँ स्प्रिंग की बात की जाए, रबर की, इट लुक्स लाइक ए स्प्रिंग। वी नो कि जो वर्क डन फॉर द स्प्रिंग होता है वो नथिंग बट वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज नथिंग बट 1/2 kx²। एम आई करेक्ट?
एक्स स्क्वायर। अच्छा वो के है सो ये एक कुछ नहीं बल्कि ये कांस्टेंट है। के इज नथिंग बट दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, a spring constant. We say कि this is a spring constant. And when we say कि a spring is a constant, it means जो material है of the string is how. Okay, material of the spring is how. That is what we get from the k. From the k. Got it? So here we will put a value of k and value of x. Value of x is over here x square or x square. When you will put this force over here in this work done, we will get our work done by the, not by the, but yeah, we will get work done, which will be this much f into x. And just substitute value of f, which is equal to y a del l upon l into x. क्या हमें ये इक्वेशन देखने को मिला 1/2। ये k is nothing but I think Boolk's modulus, which is equal to k is equal to volume volumetric stress, which is f upon a n2, and volumetric strain is original dimension upon change in dimension. This much value of k. Ahead of this we will get this equation, y upon l, x upon l, area into x, we will get volume, del l upon l is what? Del l, this del l upon l is a strain, yeah, but stress is f upon a. Here we don't have f, we don't have f. F and f upon a. Okay, this is enough. At least we got some ideas related to elastic protection energy. Ahead of it, I am missing some steps, so I will cover it in separate lecture. As of now, that's all.